हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में अपन जो टॉपिक अपना इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था चैप्टर, उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट के दो वीडियो में अपनों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा। फर्स्ट लेक्चर से लेकर सेकंड लेक्चर तक अपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना चार्ज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और सर्किट डायग्राम के बारे में समझा, सर्किट सिंबल के बारे में समझा अपनों ने, और ओम्स लॉ वगैरह के बारे में देखा। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक नया टॉपिक देखते हैं। लिख रखा मैंने जैसे फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको कल ओम्स लॉ में बताया था। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस को वास्तव में और क्या बोल सकते हैं अपन। जैसे कल अपनों ने पढ़ा था V=IR, ये पढ़ा था V=IR, जिसमें V आपका वोल्टेज था, I आपका R आपका रेजिस्टेंस था, और I यहाँ पर करंट था। तो ये R की वास्तव में एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? कल अपन बोल दिया था कि जो कांस्टेंट आ रहा था उसको हमने नया नाम क्या दिया था, रेजिस्टेंस नाम दिया था। पर वास्तव में इस रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, उस डेफिनेशन को क्या लिखेंगे अपन, या रेजिस्टेंस होता क्या वास्तव में। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, कल अपन ने कुछ बताया था कि 8 वोल्ट वोल्टेज लिया था, करंट मान लो 4 मिल गया था, और 2 यहाँ पर लॉस हो रहा था करंट का, क्योंकि 8 कब हो रहा था, जब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते अपने कांस्टेंट का। तो यहाँ पर हर बार कुछ ना कुछ वोल्टेज का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था, वोल्टेज का लॉस। और कितना लॉस हो रहा था, वो कांस्टेंट टर्म को उसको नाम देते थे अपनों ने, क्या नाम देते था, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है, तो इसके अंदर ये रेजिस्टेंस क्या करता है, इसके अंदर जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है, वो अपोज करता है। क्या करता है, उसको अपोज करता है, यानी उसका विरोध करता है। क्या करता है, इसका विरोध। और इसको नया नाम दे देते हैं अपन प्रतिरोध। क्या करता है, ये प्रतिरोध करता है, यानी अपोज करता है। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का हिंदी नाम प्रतिरोध होता है। तो ये क्या करता है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ले लो, तो उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा हो और उसको क्या करे, अपोज करे। क्या करे, उसको अपोज करे, और इस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कोई भी जैसे वायर हो गया, कंडक्टर हो गया, और उसमें अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ टाइम बाद ये गर्म होना शुरू हो जाता है, कुछ हॉट हो जाता है, ना हो जाता। या आप मोबाइल की बैटरी वगैरह देख लो, देखो मोबाइल बैटरी वगैरह चार्ज अगर अपन करते कभी पर, तो देखते हैं कुछ टाइम बाद तो उसमें क्या होने लग जाता है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है। और हीट का लॉस कौन करता है, ये रेजिस्टेंस करता है, क्योंकि ये कर रहा है करंट को अपोज कर रहा है, यानी उसको फ्लो होने में रोक रहा, रुकावट डाल रहा है। क्या कर रहा है, वो रुकावट डाल, उसको फ्लो नहीं होने दे रहा। तो यानी इस कारण क्या हो रहा है, कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा। तो किसी कंडक्टर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करती हो, करंट को अपोज करती हो, उस प्रॉपर्टी को अपने नया नाम क्या दिया, रेजिस्टेंस नाम दिया। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं आपकी इसकी डेफिनेशन भी लिख के बताता हूँ सही व्यवस्थित क्या डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन आपके सामने क्या लिखी मैंने, रेजिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, यानी रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो गई, दैट मेजर हाउ द डिवाइस और मटेरियल रिड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट, यानी ऐसा कौन सा मटेरियल जो क्या करता हो, ऐसी क्वांटिटी जो मटेरियल के अंदर कितना करंट हो रहा है उसको क्या करता हो, रिड्यूस कर देता हो, यानी उसको अपोज कर देता हो, उसको रोक देता हो, उसको रिड्यूस करता है। उस क्वांटिटी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस नाम दे दिया। इसकी यूनिट क्या होती है, तो लिख देते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। अब देखो मैंने कल आपको बताया था कि ये ओम्स लॉ था आपका V=IR, तो ओम्स ने दिया था ओम्स लॉ, तो उसके सम्मान में जो रेजिस्टेंस है इसको यूनिट दे दी। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो लिखा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या इसकी यूनिट होती है, इसकी ओम। इसको लिखा ऐसे जाता है, ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, ओम का जो सिंबल होता है इस तरीके से ऐसे करके और न्यू, ये ओम का क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक, कभी आ जाए कि ये सिंबल यानी किसका सिंबल है आपका ओम का, और ये ओम किसकी यूनिट होती है, वो रेजिस्टेंस ही। जैसे डिस्टेंस को मीटर में मापते ना होते अपन, ऐसे ही, या कोई भी क्वांटिटी हो गई लीटर में, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस को मापा जाता है काय में, ओम में, और इसकी यूनिट ये होती है। ठीक, इसको इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गई अपने रेजिस्टेंस किसको बोला, ये समझ में आ गया आपको। तो अब चलते हैं अपन कि ये रेजिस्टेंस होता है, यानी ये जो आर होता है, ये आर आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी कौन कौन सी क्वांटिटीज के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कि कब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कब कम होता है, वो सब कुछ अपन देखते हैं। ठीक, तो हेडिंग आज की हेडिंग क्या है,
कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखिए, जैसे ये जो रेजिस्टेंस होता है, लिखा मैंने, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, resistance is directly proportional to the length of conductor, ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं वायर। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो भी कंडक्टर होगा उसकी लेंथ के। कि जैसे अपने एक वायर ले लिया पतला सा, तो जितना लंबा ये वायर होगा उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसलिए लिखा कि रेजिस्टेंस आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एल के। ठीक है, जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ कंडक्टर होगी उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया सबको, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। इसलिए आपने कभी देखा होगा जो हीटर होता है, आजकल तो बच्चे नहीं देख पाते हैं, पर पहले जो हीटर आता था, तो हीटर में क्या होते हैं, हीटर जो घर पे चाय वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, आपने देखा होगा हीटर के वायर को ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है, ऐसे करके देखा होगा, उसको बेंड वगैरह ऐसे सीधा नहीं करते, उसको ऐसे करके मोड़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा करने से क्या होगा कि कंडक्टर की जो वायर की जो लेंथ है वो बढ़ रही है। देखो ऐसे अगर मोड़ दूँ एक वायर से सीधा और एक ऐसे बेंड डाल दूँगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता क्या कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। तो अगर लेंथ तो वायर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उसका बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कौन कौन सी क्वांटिटी बढ़ेगी, आपकी हीट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, हीट। इसलिए ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ज़्यादा गर्म होगा तो जो भी खाना पाना या जो भी बना रहे हैं अपन, वो क्या, वो जल्दी हीट पकड़ेगा और ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही उसकी वायर की लेंथ ज़्यादा बढ़ाई जाती है। कभी आ जाएगी हीटर की लेंथ ज़्यादा क्यों रखते हैं, तो क्यों, तो कि लेंथ डिपेंड होती है रेजिस्टेंस पर, यानी अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगा तो आपका जो भी मटेरियल जल्दी एनर्जी ले लेगा और जल्दी वो पक जाएगा, जल्दी काम आपका हो जाएगा। तो इसलिए लिखा मैंने, रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ तो वायर के। ठीक है, ऐसे सेकंड रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज inversely proportional to cross section area of कंडक्टर। यानी जैसे मान लो एक वायर ले लिया अपने, अब यहाँ पे पहले तो समझो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। जैसे वायर हो गया, ठीक, तो अगर इसको मान लो अपन कट कर दें यहाँ बीच में से, तो अगर इसके सामने वाला पोर्शन देखें तो कैसे दिखाई देगा, ऐसे करके दिखाई देगा। तो ये जो एरिया, इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया के तरीके से क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो रेजिस्टेंस होता है आर, वो क्या होता है, इन्वर्सली यानी 1 में, और किसके, इसके एरिया के यानी ए के। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसके एरिया के, कौन से एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी अगर आपका एरिया अगर ज़्यादा होगा, अगर एरिया अगर बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, और अगर ये कम होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो अलग अलग चीज़ें, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ये, और ये सिंबल दोनों एक जैसे आते हैं लेकिन मीन अलग अलग होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, और अगर ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, उसका मतलब होता है। पर डायरेक्टली में दोनों ही बढ़ती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसलिए एरिया को क्या करते हैं अपन, बढ़ा देते हैं, तो एरिया बढ़ जाता है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ये सब कुछ जब आप आगे जेई वगैरह या कोई भी इंजीनियरिंग वगैरह की एग्जाम दो के इलेक्ट्रिकल की, तो वहाँ पर अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके आएगा। अब इतना समझिएगा बस कि रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है, दो चीज़ें तो अपनों ने ये पढ़ी, और रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। थर्ड चीज़, रेजिस्टेंस जो होता है आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। टी मतलब टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इन तीन चीज़ों के ऊपर तो मेनली डिपेंड करता है। और भी किस पे डिपेंड करता है वो भी बताता हूँ मैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अब मटेरियल के ऊपर कैसे, जैसे रेजिस्टेंस मान लो वुड हो गई, लकड़ी हो गई, और एक आयरन का कोई वायर वगैरह हो गया, आयरन वायर हो गया, तो अब रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा होगा, तो क्या लकड़ी के अंदर करंट फ्लो होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है।
तो रेजिस्टेंस जो होता है वो वुड का क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। इतना ज़्यादा होता है कि ये करंट को भी फ्लो नहीं होने देता है, इसलिए लकड़ी के अंदर करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होता है, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है उसका ज़्यादा होता है। पर आयरन का इससे क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इसके अंदर करंट फ्लो ना शुरू हो जाता है। सिंपल सी बात है कि मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है और वुड वगैरह का, ये प्लास्टिक वगैरह का, इन सब का क्या होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा। हाँ, गीली लकड़ी की बात हो तो अलग है, पर सूखी लकड़ी की बात कर रहे हैं ना मैं, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। तो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। इन 4 फैक्टर के ऊपर ये आपकी बुक में है। और एक और फैक्टर बताता हूँ जो आपकी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में, वो भी बताता हूँ मैं। एक और होता है बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग, उनका आपस में जुड़ जाना, बॉन्ड बना देना। अगर बॉन्ड अच्छे से बनेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर बॉन्ड अगर लूज़ होगा या कमज़ोर होगा तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। ये सब कुछ भी डिपेंड करता है। तो ये 5 फैक्टर मैंने आपको बताए, इनके ऊपर क्या डिपेंड करता है, आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है आपका, तो ध्यान से पढ़िएगा। और इसके व्यवस्थित आंसर बना के, एक पॉइंट वगैरह बना के व्यवस्थित देखिए होमवर्क में आप मुझे चेक करवा दीजिएगा। एक तो आपको क्या करना है आज, एक तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और एक फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। ये आप सब कुछ अच्छे से आज के होमवर्क में कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।